हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों देखिएगा, आज का हम लोग ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 है, जो कि यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे पूरे 50 प्रश्न। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। और यह जो प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, ऐसे जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जो आप लोग देखिएगा यहाँ से जरूर फंसने की संभावना रहती है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के ये प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है हमारा। देखिएगा, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, बताइएगा। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत आपसे पूछा जाता है तो कितना होता है। 44% होता है, 23%, 40%, 21%। इसमें से ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा है। इसमें से आप इतनी बातें याद रखना कि जब ऑक्सीजन की प्रतिशत की बात की जाए तो वायु में, जब हवा में बात की जाए तो यहाँ पे हवा में जो बात की जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो पाया जाता है, ठीक ना। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। नाइट्रोजन, एक मिनट, यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। ऑक्सीजन पूछा जाए तो ऑक्सीजन याद रखना, ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। उसके बाद आर्गन, ठीक ना, आर्गन जो है ये भी याद रखना, आर्गन जो गैस है ये भी 0.93, देखिएगा 93% यहाँ पे पाई जाती है। और CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वह 0.03% पाई जाती है वायु में। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से किसी को भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है इसमें से। इतनी बातें ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो वायु में 21% पाई जाती है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, इनमें से निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, बताइएगा। किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है। दूध, आम, गाजर में, अंडा, मटर, मछली में, सोयाबीन, चना, मक्का में, और सेव, दही, मांस में। इसमें से पूछा है कि प्रोटीन की प्रचुरता किसमें पाई जाती है, जो कि यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। यह आपको याद ना, थोड़ा सा यह प्रश्न थोड़ा सा क्लोज प्रश्न है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, देखिएगा, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद चना, मक्का, इसमें हम लोग आएंगे। देखिएगा, इसमें मांस में भी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, अंडा में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे अच्छा जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है, बताइएगा। रबी की फसल कौन सी है। चावल है, चना है, मूंगफली है, कपास है। इसमें से बताएगा जो रबी की फसल की बात की जाए। देखिए, रबी की फसल कब होती है, यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक ना। रबी की जो फसल, रबी की बुआई कब होती है, यह होती है अक्टूबर से मार्च, ठीक ना। अक्टूबर से मार्च में होती है। और इसकी कटाई की बात की जाए तो इसकी कटाई जो होती है अप्रैल मई में हो जाती है, ठीक ना। अप्रैल अप्रैल मई में इसकी कटाई हो जाती है। इसको भी आप ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक होता है हमारा खरीफ की फसल, ठीक ना। खरीफ का फसल जो होता है, खरीफ का फसल, इसको भी आप याद रखना। खरीफ की जो फसल होती है इसकी बुआई जून सितंबर में होती है, ठीक ना। जून सितंबर में, याद रखना, जून सितंबर में होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, यह बातें ध्यान रखिएगा। अगर इसकी कटाई की बात की जाए तो इसकी कटाई कब हो जाती है, तो इसकी कटाई आपको याद रखना, नवंबर दिसंबर में दिसंबर जनवरी में इसकी कटाई स्टार्ट हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें चलिएगा, हम लोग देखते हैं, यहाँ से पूछा कि रबी की फसल जो है, रबी की फसल इसमें याद रखना चना है, ठीक है ना। रबी की फसल जो इसमें चना है। चावल, मूंगफली, कपास, ये सब खरीफ की फसल है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, क्वासी देखिएगा, क्वासीपोरिकर नामक रोग डैश डैश की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और यहाँ पे आयोडीन। तो क्वासीपोरिक जो नामक रोग है, इस किसके कमी से होता है, यह आपको प्रश्न पूछा है। इसमें याद रखना, ये इसमें जो होता है, यह रोग जो होता है यह प्रोटीन की कमी से होता है। और इसमें जो प्रोटीन की कमी से होता है, इसमें शरीर जो होता है मनुष्य का, वो कुपोषण हो जाता है, ठीक ना। कुपोषण का लक्षण हो जाता है, इसको याद रखना। कुपोषण का लक्षण हो जाता है इसमें प्रोटीन की कमी से। यह एक रोग है क्वासीपोरिक, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल,
थायरॉक्सिन और थायमिन। तो चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो वह विटामिन आप याद रखना, विटामिन B1 जो है इसमें खत्म हो जाता है, और इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी ऑप्शन से, सॉरी यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। और इसमें जो थायमिन की कमी हो जाती है, ठीक ना, थायमिन की कमी होने के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो वो भी आप याद रखना बेरी, ठीक ना, बेरी रोग होता है, इसको भी आप याद रखना बेरी रोग होता है, इसकी कमी से, थायमिन की कमी से। आगे चलते हैं, देखिएगा प्रोटीन का सर्वोच्चतम स्रोत है, प्रोटीन का सर्वोच्चतम स्रोत कौन सा है, दूध है, मांस है, सोयाबीन है, अंडा। तो अभी हम बताएं कि जो सोयाबीन होता है इसमें 40% जो 40% जो है प्रोटीन पाया जाता है, इसको याद रखना, 40% जो है प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, इसको ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, यह आपको बताना है। रिकेट्स होता है, रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है, और स्क्वारियोकर होता है। तो इसमें याद रखना यह विटामिन जो ए है इससे, इसके कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी होता है, ठीक ना, इसके कमी से रतौंधी होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता, बताइएगा किस विटामिन की कमी से घाव का यहाँ पे जो घाव का थक्का नहीं बनता है, खून का थक्का नहीं बनता है, यह आपको बताना है। इसको आप बताइएगा विटामिन ए की, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसमें से देखिएगा जब घाव हो जाता है तो उसमें जब रक्त का बहाव होता है तो वह बंद नहीं होता है, तो वह विटामिन के की कमी से, ठीक ना, विटामिन के की कमी से ऐसा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, बताइएगा प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 10 होती है, 20 होती है, 25 होती है और 15 होती है। तो प्रोटीन बनाने के लिए इसमें याद रखना अमीनो अम्ल की बात की जाए, यह 20 अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक ना, विटामिन जो प्रोटीन सॉरी अमीनो अम्ल बनाने के लिए इसमें सॉरी यहाँ पे जो प्रोटीन बनाने की बात करता है तो यहाँ पे 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता पाई जाती है, इसमें आपको याद रखना, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बताइएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, स्कार्बिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। तो इसमें आप याद रखना विटामिन सी का रासायनिक नाम एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, इसका नाम होता है स्कार्बिक अम्ल, ठीक ना, स्कार्बिक इसको अम्ल होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। अगर विटामिन सी की बात की जाए तो विटामिन सी किसमें सबसे अच्छे मात्रा में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आंवला में, ठीक ना, आंवला में सबसे अच्छा मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण जब होता है उसमें हरे जो पौधे होते हैं वो किसे सोखते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। ये आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसमें से बताइएगा किससे सोखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें याद रखना वह कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसको भी याद रखना, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसको भी याद रखना, यह कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं उसको खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, मृतक भक्षी कहा जाता है, मांस भक्षी कहा जाता है, शाक भक्षी कहा जाता है, रसायन भक्षी कहा जाता है। इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको खाने वाले जीव को कहा जाता है मृतक भक्षी, ठीक है ना, उससे क्या कहा जाता है, मृतक भक्षी कहा जाता है। मांस भक्षी जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, शाक भक्षी जो होते हैं वह शाकाहारी होते हैं, इसको याद रखना यह शाकाहारी होते हैं, ठीक है ना, शाकाहारी होते हैं, यह शाकभक्षी होते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बटेश्वर पशु मेला, बताइएगा उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बटेश्वर पशु मेला यह बताइएगा कहाँ पे लगता है, मथुरा में लगता है, आगरा में लगता है, मेरठ में लगता है और यहाँ पे चित्रकूट में लगता है। तो इसमें याद रखना जो बटेश्वर मेला है यह एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो यह उत्तर प्रदेश का मेला है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, ठीक ना, आगरा शहर में यह यमुना नदी के किनारे पर लगता है, ठीक ना, यमुना नदी के किनारे पर लगता है, इसको भी आप याद रखना। और यह कब लगता है, तो कार्तिक माह में, ठीक ना, कार्तिक माह में लगता है, इसको भी याद रखना। और इंग्लिश का माह पूछा जाए तो इसमें अक्टूबर
नवंबर में लगता है, अक्टूबर नवंबर में लगता है। और ये कैसा मेला होता है तो इसको याद रखना, यह पशु मेला होता है। कैसा? पशु मेला है, इसको याद रखना, यह पशु मेला है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। बताइएगा, सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पे? लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, मथुरा में। तो इसमें याद रखना, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, यह कहाँ पे किया जाता है? इसको याद रखना, यह एक याद रखना, यह आगरा में किया जाता है। ठीक है ना, सुलह कुल जो उत्सव महोत्सव मनाया जाता है, यह आगरा में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, देवा शरीफ मेला, यहाँ पे देवा शरीफ मेला की बात की जाए, यह जो कहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीवंत उदाहरण है, जो आयोजित होता है कहाँ पे? अलीगढ़ में, मथुरा में, लखनऊ में, बाराबंकी में। तो इसको आसान, देवा शरीफ में मेला जो है यह हिंदू मुस्लिम एकता का जीवंत उदाहरण है। यह कहाँ पे आयोजित होता है? इसको याद रखना, यह आयोजित होता है बाराबंकी में। कहाँ पे? बाराबंकी में आयोजित होता है। यह अक्टूबर नवंबर में, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर में आयोजित होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सलार गाजी मेला लगता है? बताइएगा, सैयद सलार गाजी मेला लगता है? बाराबंकी, मथुरा, बहराइच, बलरामपुर। बताइएगा, इसमें से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सलार गाजी मेला लगता है? इसको आपको बताना है। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। देखिएगा, यह जो मेला है बहराइच में लगता है, इसको याद रखना। यह मसूद गाजी के दरगाह पर लगता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार 2025 में इस मेले को बैन कर दिया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलेगा, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कहाँ पे? देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, गंगोत्री में, रुद्रप्रयाग में। इसको याद रखना कि यह जो भागीरथी और अलकनंदा मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती है, यहाँ से गंगा बनती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है? ये तो यहाँ पे मंदाकिनी, याद रखना, मंदाकिनी नदी यहाँ पे मिलती है। और कौन सी नदी? इसको भी आप याद रखना, मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक ना, अलकनंदा, इसको यहाँ पे मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कर्णप्रयाग की बात की जाए तो कर्णप्रयाग में पिंडर नदी, याद रखना, पिंडर नदी मिलती है। और पिंडर नदी और अलकनंदा नदी, ठीक ना, अलकनंदा, अलकनंदा यहाँ पे मिलती है कर्णप्रयाग में, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक और है, उसको भी ध्यान रखिएगा, विष्णु प्रयाग पूछा जाता है। विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में पूछा जाएगा तो यह कहाँ पे, इसमें कौन सी नदी मिलती है? तो यह याद रखना, धौली गंगा, ठीक ना, धौली गंगा नदी है, धौली गंगा नदी और अलकनंदा, ठीक ना, अलकनंदा, अलकनंदा नदी मिलती है यहाँ पे। धौली गंगा, अलकनंदा मिलती है विष्णु प्रयाग में। लेकिन यहाँ पे जो हमसे ऑप्शन पूछा है, ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। चलेगा, निम्न में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? सदाबहार पेड़ कौन सा नहीं है? नीम, इमली, बबूल, शहतूत। इसमें से बताएगा, सदाबहार पेड़ की बात की जाए इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से याद रखना, शहतूत जो है हमारा, यह सदाबहार पेड़ नहीं है, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है? बताएगा, गोवा का दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है? मालाबार, कोकण, कन्नड़, उत्तरी सरकार। तो उससे बताएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? गोवा के दक्षिणी का पश्चिमी घाट कहलाता है, यह किस नाम से जाना जाता है? इसको ध्यान रखिएगा, तो वह कहलाता है मालाबार, ठीक ना, वह मालाबार कहलाता है। कोंकण जो तट होता है वह पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, जो कि गुजरात से, याद ना, यह गुजरात से कहाँ पे है? गुजरात से गोवा तक, गुजरात से गोवा तक है कोंकण तट, इसको भी याद रखना। उसके बाद कन्नड़ जो तट है, इसको भी याद रखना। यह गोवा से यह कहाँ पे है? गोवा से मंगलुरु तक, ठीक ना, गोवा और मंगलुरु के बीच का है। गोवा और मंगलुरु, याद रखना, मंगलुरु के बीच का यह हिस्सा जो कहलाता है कन्नड़ कहलाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलेगा, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई पूछा जाता है। लगभग 750, लगभग 800, लगभग 1000, लगभग 1200 किलोमीटर। इसमें से याद रखना, अगर बात की जाए तो देखिए, गंगा नदी की लंबाई अगर
टोटल बात की जाए तो यह 2525 किलोमीटर है, ठीक ना, 2525 किलोमीटर है, जिसमें से यह बातें याद रखना कि यूपी में याद रखना, यूपी में यह 1400 याद रखना, यूपी में 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा की, इसको याद रखना। उत्तराखंड में बात की जाए तो उत्तराखंड में इसकी लंबाई 110 किलोमीटर है, इस उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है। बिहार में बात की जाए तो बिहार में इसकी लंबाई अगर बात की जाए तो बिहार में पूछ दिया जाएगा तो 445 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में बात की जाए तो पश्चिम बंगाल याद रखना, पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई कितनी है तो पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई है 520 किलोमीटर, 520 किलोमीटर है। इतनी आपको याद रखना होगा, यहाँ से कहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो हमारा यूपी का पूछा है तो इसमें से लगभग आपको कितना लगाना होगा, तो यूपी में आप लगा दीजिएगा लगभग 12, लेकिन इसकी लंबाई जो 1450 किलोमीटर यूपी में, यह ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की नहीं है, कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है, घाघरा, यमुना, गोमती, सतलज। देखिएगा यह नदी जो है उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं बहती है, यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। देखिए घाघरा नदी है उत्तर प्रदेश में बहती है, यमुना बहती है, गोमती बहती है, लेकिन जो सतलज नदी है यह नहीं बहती उत्तर प्रदेश में, यह बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, प्रकाश संश्लेषण जो संपादित होता है कहाँ पे, सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। तो यह आप याद रखना प्रकाश संश्लेषण संपादित कहाँ पे होता है, तो यह संपादित होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना, इतनी बातें याद रखना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। तो वह सभी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात किया प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो CO2 प्लस H2O, ठीक ना, H2O मिलकर यह बनाता है शर्करा, क्या बनाता है, शर्करा ग्लूकोज बनाता है, इसको याद रखना। और क्या बनाता है, और यहाँ से पूछा जाता है तो और क्या बनाता है, यहाँ पे O2 बनाता है। तो यह सभी इसमें परिवर्तित होता है, CO2 प्लस H2O मिलकर यह ग्लूकोज, शर्करा और O2 में परिवर्तित होता है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, बताइएगा ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फान से, डेसी से, डेसिबल से, डेसिमल से। इसमें से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, इसको याद रखना, यह डेसिबल से मापा जाता है, ठीक ना, डेसिबल से मापा जाता है। इसका प्रतीक इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यह प्रदूषण जो है डेसिबल में मापा जाता है। अगर बात की जाए WHO की, यहाँ पे बात की जाए WHO की बात की जाए तो WHO के अनुसार जो है 65 डेसिबल जो होता है, 65 डेसिबल का जो शोर होता है वह उसको प्रदूषण माना जाता है। इसको याद ना, 65 डेसिबल से अधिक, 65 डेसिबल से जो अधिक शोर होता है वह WHO उसको ध्वनि प्रदूषण मानता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बताइएगा, कागज है, कपड़ा है, धातु है, प्लास्टिक है। तो पर्यावरण के लिए बहुत सी चीजें हैं, इसको भी याद रखना कि पर्यावरण के लिए बहुत सी चीजें हानिकारक होती हैं, लेकिन इस हिसाब से हमारा जो प्लास्टिक है इसका जो अपघटन नहीं होता, यह गलता नहीं है, इसको याद रखना, यह बहुत दिनों तक उसी तरह पड़ा रहता है। लेकिन वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण में भी बहुत वायु प्रदूषण होता है, इसको याद रखना, यह पर्यावरण में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कचरा जो होता है, कचरा ये भी क्या होता है, यह पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। मृदा प्रदूषण जो होता है वो भी याद रखना, मृदा प्रदूषण जो होता है वो भी याद रखना। और आप लोग जानते हैं कि किसान कीटनाशक की दवा जो होती है उसका छिड़काव करते हैं, वो भी हानिकारक होती है, इसको याद रखना। रासायनिक उर्वरक, थी ना, रासायनिक उर्वरक की बात की जाए, यह सभी क्या है हमारा, यह हानिकारक है पर्यावरण के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा डी ऑप्शन सही है। चलेगा आगे चलते हैं। देखिए परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, सेल्सियस है, फारेनहाइट है, केल्विन है और उपरोक्त सभी। तो परम तापक्रम पैमाना की बात की जाए, यह बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। देखिएगा परम जो तापक्रम होता है वह 0 केल्विन होता है, ठीक ना, 0 केल्विन, या इसे हम लिख सकते हैं -273.15, ठीक ना, 15 डिग्री सेल्सियस यह होता है इसके। इसमें याद रखना यहाँ पे केल्विन, परम तापक्रम जो होता है वो केल्विन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा
निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? विश्व उष्मायन का कारण क्या होता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो विश्व उष्मायन जो होता है, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उसका कारण आपको बताना है इसमें से कौन सा होता है। तो देखिएगा विश्व उष्मायन में इसका सबसे अधिक कारण जो है वायु, ठीक है, वायु प्रदूषण है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें से ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, CO2 ये सभी क्या है, विश्व उष्मायन का कारण है। इसमें क्या होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, गर्मियां सबसे ज्यादा ग्लोबल में हमारी बढ़ रही है, तो ये उसका कारण है, इसको ध्यान रखिएगा। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिए, महासागर पृथ्वी के अधिकांश जगह आवृत्ति किया है, जो लगभग कितना है? 3/4 है, 1/2 है, 1/3 है और 2/3 है। तो आप जानते हैं कि महासागर जो हमारे पृथ्वी पे है वह कितने परसेंट है? 70 से 71% है, इसको याद रखना महासागर। तो इसमें जो हमारा जो पूछा है, इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, इतनी बातें याद रखना, इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही है। चलेगा, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेलेक्लाइट्स एवं स्टेलेमैग्नाइट में निक्षेपण होता है सिलिकॉन का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का और सोडियम कार्बोनेट का। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा? इसमें निक्षेपण किसका होता है? यह होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक ना, किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? बताएगा, वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है धुआं एवं कुहरा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस, उपरोक्त सभी। तो इसमें याद रखना, वायु प्रदूषण का कारण जो होता है, इसमें कारखाना से निकलने वाली जो गैसें होती हैं, इसमें याद रखना ज्वालामुखी का विस्फोटन, जीवाश्म ईंधन, यह सभी जो होते हैं हमारे वायु प्रदूषण का कारण होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा डी ऑप्शन से है, ठीक है ना, डी ऑप्शन, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश डैश के नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा, प्रयोग रोकना इसे कहा, उसे क्या कहा जाता है? तो भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकना है। कागज के थैली, प्लास्टिक के थैली को, नायलॉन के थैली को, चमड़े के थैली को। इसमें याद रखना, जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए बनाए गए जो नियम है, प्लास्टिक के थैली को प्रयोग में रोकना है, ठीक ना, प्लास्टिक का जो थैली है उसको प्रयोग जो हो रहा है उसको रोकना है। इसका यही ऑप्शन हमारा सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण की बात की जाए, वायु है, तालाब है, जल है, मृदा है। तो इसमें देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण होता है वह सबसे अच्छा उदाहरण जो माना जाता है वह इसमें ऑप्शन में जो सही हमारा बी ऑप्शन से है। देखिएगा, जंगल भी होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है, घास का मैदान होता है, ठीक ना, घास का मैदान, इसको याद रखना, घास का मैदान होता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है। झील होती है, ठीक ना, यह याद रखना, झील होती है। रेगिस्तान होता है, ये भी याद रखना, रेगिस्तान होता है। यह जितने भी हैं इसको ध्यान रखिएगा, यह पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। इसमें जो ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिएगा, आगे चलते हैं, कौन जीवीय कारक नहीं है? बताएगा, इसमें से कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधा, जंतु, सूक्ष्म जीव, परस्तर। इसमें से बताएगा कौन जीवी कारक नहीं है? देखिएगा, पेड़ पौधा जो हमारा होता है यह हरा होता है, तो ये जीवित होता है, इतनी बात याद रखना, ये जीवित होता है। जंतु हमारे ये जीवित होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी जीवित हैं। लेकिन जो प्रस्तर होता है, प्रस्तर का जो अर्थ होता है यह पत्थर, ठीक ना, पत्थर जो होते हैं यह सभी क्या है, ये निर्जीव होते हैं। यह ऑप्शन जो सही होगा हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा, अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो अधिकतर जो पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसको ध्यान रखिएगा, यह स्थल मंडल में पाए जाते हैं। कहाँ पे? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। चलिएगा, आगे चलते हैं, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? बताइएगा, इसमें से अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है, डिकम्पोजर कहा जाता है, स्क्वेंजर कहा जाता है, ओनिवोरस कहा जाता है। इसको याद रखना, जो अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करते हैं उन्हें कहा जाता है स्क्वेंजर। उसे क्या कहा जाता है? स्क्वेंजर, जिसे हम लोग अपमार्जक कहते हैं, अपमार्जक, इसको याद रखना,
अपमार्जक इसे कहा जाता है, जिसको ध्यान रखिएगा, अपमार्जक कहा जाता है। डिकम्पोजर जो होते हैं वो होते हैं हमारे बैक्टीरिया, कवक होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं? बैक्टीरिया, कवक होते हैं। बैक्टीरिया, इसको याद रखना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कवक होते हैं, इसको याद रखना। बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं ये डिकम्पोजर होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा सीएनजी संक्षिप्त रूप है किसका? सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है? बताइएगा। क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बन नाइट्रेट नेचुरल गैस का, कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। इसमें से आपको ध्यान रखना है, सीएनजी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो यह इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक ना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का फुल फॉर्म होता है। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, बताएगा। अधिक जो सल्फर मिश्रित गैस कौन सी होती है? यस होती है, H2S होती है, S2F होती है और SO2 होती है। तो इसमें से पूछा कि अत्यधिक हानिकारक जो गैस है वह कौन सी होती है? देखिएगा, सबसे अत्यधिक हानिकारक जो गैस होती है यह सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ठीक ना। यह सल्फर डाइऑक्साइड है, यह सबसे हानिकारक होती है, इसको ध्यान रखिएगा। यह वातावरण में सबसे हानिकारक, जो कि वर्षा में भी यह घुलकर, जब पहला वर्षा होता है तो उसमें भी यह होती है। आप लोग देखेंगे अगर शरीर में पड़ जाता है तो फोक्चा पड़ जाता है, यह इसमें पाई जाती है, यह सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिए वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किससे? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। तो इसमें याद रखना, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? तो यह याद रखना, वृक्षों को लगाकर, ठीक ना, वृक्षों को लगाकर कम किया जा सकता है। यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। चलेगा, देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए, यह कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को और 5 सितंबर को। तो यह आप बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए यह कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है, यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर हमें सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल और चुंबक मंडल। इसमें से याद रखना, जो सूर्य की हानिकारक किरण है यूवी रे जो होती हैं, यह सभी आती हैं पृथ्वी पर, उससे हमें बचाता है। तो वह कौन सी परत बचाती है, मंडल बचाती है? तो वह हमारी ओजोन मंडल बचाती है, ठीक ना। अगर बात की जाए ओजोन मंडल की, तो ओजोन दिवस जो अगर बात की जाए तो ओजोन दिवस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखना, यह 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा, किसी जगह के फ्लोर तथा फना सूचित करते हैं, बताएगा। किसी जगह के फ्लोर तथा फना सूचित करते हैं पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछली एवं पेड़ पौधों को, जंतु एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो किसी जगह के फ्लोर तथा फना सूचित करते हैं, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यह यहाँ पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, ठीक ना, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। चलिएगा, आगे चलते हैं, देखिएगा यह देखिएगा विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? बताएगा। विश्व उष्मायन के लिए एक कौन सा कारक है? वाहनों से निकलने वाली गैस, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस, भट्टियों से निकलने वाली गर्म और रसोई गैस। इसमें से बताएगा कौन सी इसमें विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कारक है, यह आपको बताना है। इसमें याद रखना, विश्व उष्मायन के लिए जो मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है, यह सभी होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए हमारा सही है। चलेगा, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर बताइएगा, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिनस को, बॉक्साइड को, मेटालाइट को और अयस्क को। इसमें से देखिएगा धातुमय प्रस्तर जो होते हैं, जिसमें से याद रखना धातु पाए जाते हैं, और इसमें धातुमय जो इसे कहा जाता है जिसमें धातु पाई जाती है, तो उसमें पाया जाता है अयस्क, ठीक है। इसे कहा जाता है धातुमय प्रस्तर, अयस्क में पाया जाता है। तो इसमें याद रखना, यह प्रश्न आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा। चलेगा, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का। इसमें से याद रखना, जो पेड़ पौधे हैं वो अवशोषण करते हैं हमारे किसके? यह कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड उसका अवशोषण करते हैं, और अवशोषण करने के बाद यह ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसको याद रखना, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिएगा, भूकंप मापा जाता है, भूकंप किससे मापा जाता है? बोफोर्ट
वो फोर्ट पैमाने से, डेसिबल से, न्यूटन से, रिएक्टर पैमाने से। इसमें से याद रखना जो भूकंप मापा जाता है तो वह याद रखना रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता जो होती है उसको मापा जाता है, इसको याद रखना ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। और फोर्ट पैमाने से यह हवा की गति मापी जाती है, इसको याद रखना हवा की गति मापी जाती है, इसको भी याद रखना हवा की गति मापी जाती है वो फोर्ट पैमाने से। यह प्रश्न आपको याद रखना न्यूटन यह इकाई है किसका, बल का यह इकाई है जो कि एसआई इकाई में, ठीक ना, यह एसआई इकाई है न्यूटन, इसको ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है, बताइएगा। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से याद रखना यह, इसमें जो ऑप्शन से होगा ये ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो बताइएगा इसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है पूरे विश्व की में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, WWF, WHO, पेटा, यूएनए। इसमें याद रखना जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है वह विश्व पर्यावरण में सुरक्षा को देखभाल करती है तो वह संयुक्त राष्ट्र है, ठीक ना, UN। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र, ठीक ना। WWF का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका जो होता है हमारा इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी याद रखना। यह होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसको भी याद रखना। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा विभिन्न प्रकार के संसाधनों जैसे जीवाश्म ईंधन, प्लास्टिक आदि या मानवीय गतिविधियों के अत्यधिक उपयोग से होता है वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और उपरोक्त सभी होता है। तो यह आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जब संसाधन होंगे, जीवाश्म ईंधन हो गए, प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे तो वह मानव गतिविधियां अलग अलग तरह से होगी, तो इसको सभी होंगे इसमें, ठीक ना, यह सभी प्रदूषण होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, एनहाइड्रस लवण कहलाता है, हाइड्रोफिलिक लवण कहलाता है, हाइड्रोफोबिक लवण कहलाता है। तो यह आप इसको याद रखना कि यह कहलाता है हमारा हाइड्रोस्कोपिक लवण, ठीक ना, हाइड्रोस्कोपिक लवण कहा जाता है, सॉरी हाइड्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आदिवासियों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों की जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्रोध संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण और यह परिधीय संरक्षण। इसमें से याद रखना जो पारिस्थितिकी तंत्र है और प्राकृतिक आदिवासियों हैं इसमें उनका संरक्षण जैसे किया जाता है तो उनके वातावरण मतलब उनके स्वास्थ्य मतलब जहाँ स्थान होता है वहीं पे उसका संरक्षण किया जाता है तो वह कहलाता है हमारा स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक ना, उसे कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खासी है, डोटा बेटा है, गुरु शिखर है और अनाईमुड़ी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो यह देखिएगा यह सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक ना, यह अनाईमुड़ी है। कहाँ पे? इसको याद रखना यह केरल में, ठीक ना, केरल में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसकी ऊंचाई पूछा जाता है, इसकी ऊंचाई पूछा जाता है, इसकी ऊंचाई है 2695, ठीक ना, 2695 मीटर है। इसको याद रखना 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और जो अनाईमुड़ी है यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है, इसको भी ध्यान रखिएगा, यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यह हम लोग पूरे आज 50 प्रश्न किए हैं। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे? वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा।